सत्ता की साझेदारी। क्या पढ़ना है? सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। हम लोग जो है पिछले साल जो पढ़े हैं लोकतंत्र के बारे में, उस लोकतंत्र को यहाँ पर क्या किया जाएगा और विस्तार पूर्वक इसको जो है कि जाना जाएगा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का एक परिभाषा जो है अमेरिका का राष्ट्रपति जिसका नाम क्या था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दिया जिसमें कहा गया लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया गया शासन लोकतंत्र है। लोगों का मतलब क्या है? लोगों का मतलब भारत, जैसे मान लीजिए भारत है तो भारत एक देश है, तो भारत में बहुत सारे लोग हैं, तो उसका लोग के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। लोगों के लिए, और जो लोगों के लिए मतलब उन लोगों के लिए कुछ होना चाहिए लोगों के द्वारा, और करेगा कौन वो काम? लोग ही करेंगे, तो हो गया लोगों के द्वारा। तो सत्ता जो है कि संविधान हो, सत्ता हो या कुछ भी हो, ये सारे कार्य जो है करने वाले लोग होते हैं। इसमें बाहर के कोई लोग नहीं होते हैं, सब उसी देश के लोग होते हैं। जैसे भारत में क्या है, भारत के लोग भारत के लिए जो है क्या बनाया, जैसे संविधान बनाया है। संविधान बनाया है कि नहीं बनाया? तो संविधान बनाया है तो संविधान किसके लिए बनाया? हम लोग के लोगों के अपने लिए बनाया, अपने भारत के जो लोग हैं उन लोग के लिए बनाया संविधान बनाया। संविधान में जो नियम है उसको किसको लागू किया है? अपने ऊपर लागू किया है, भारत के जितने लोग हैं उस पर लागू किया है। इसलिए अब्राहम लिंकन का ये परिभाषा जो है बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही बढ़िया है, जिसमें कहा गया है लोगों के लिए लोगों के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, जैसे हम लोग जनतंत्र भी कहते हैं। जनतंत्र मतलब क्या है? जनता। जनता का शासन को हम लोग क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। तो ये परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है क्या किया गया था? बताया गया था। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मतलब पिछले जो क्लास में जो पढ़े थे क्लास 9 में, अब क्लास 10 में इसको जो है बढ़ाने का कार्य जो है किया जाएगा। पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। यदि हम लोग भारत के सरकार को देखते हैं तो भारत सरकार में एक प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री पर सारा ताकत क्या रहता है? राष्ट्रपति भी होता है। तो क्या सारा ताकत जो भारत का लोकतंत्र का जो ताकत है, संविधान का ताकत है, या कुछ भी ताकत है कि जो पद है, तो क्या एक ही आदमी मालिक होता है? जैसे राजतंत्र में होता था। राजतंत्र में क्या होता है, कोई एक इंसान जो है क्या होता है, वो मालिक होता है, और उसके द्वारा जो भी कहा जाता है, जो भी बताया जाता है, वो क्या हो जाता है? शासन। यदि किसी को पसंद नहीं किया जा रहा है तो उसको लगा कि इसको जो है क्या करना है, इसको फांसी दे देना है, तो राजतंत्र में सिर्फ राजा का आदेश हुआ कि इसको फांसी दे देना है, तो उसमें क्या होता है? उसको फांसी हो जाता है। लेकिन लोकतंत्र में यदि किसी को यदि बोला जाए कि इसको फांसी दे देना है, तो क्या फांसी होना संभव है? नहीं है। तो सबसे पहले उसे क्या एफआईआर करना पड़ेगा, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, फिर निचली अदालत में लेके जाएगा, निचली अदालत के बाद उसको कहाँ लेके जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होगा, और सुप्रीम कोर्ट में यदि उसे फांसी का सजा दे देता है तो वहाँ पर वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका जो है लिख सकता है। दया याचिका जो राष्ट्रपति को दे सकता, क्षमा प्रार्थना कर सकता है। राष्ट्रपति कह सकता है कि हमें क्षमा करें, और राष्ट्रपति जो है कि क्षमा कर सकता है। ये सब होता है। लेकिन यही यदि राजतंत्र होता तो क्या होता? राजतंत्र होता तो कुछ नहीं होता, राजा कह दिया कि इसको फांसी दे देना है तो फांसी हो गया, इसको जेल दे देना है तो जेल हो जाएगा, इसको जो है उड़ा देना है तो उड़ गया। लेकिन लोकतंत्र में जो भी प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रिया क्या होती है? कर्म बाय कर्म, स्टेप बाय स्टेप जो बढ़ता है। इसलिए लोकतंत्र को जो है बढ़िया माना जाता है। कोई चोरी किया है तो चोरी का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट उसको सजा दिया जाए,
उसको चोरी किया है या नहीं किया है, इसको जो है प्रमाणित करना होगा कोर्ट के पास, कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा कि चोर है या नहीं है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर होता है। और राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में जो है राजा का जो पुत्र है वही राजा बन जाता है, फिर उसका यदि पुत्र हुआ तो फिर उसका राजा बन गया, मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस क्रम में जो है राजतंत्र होता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है। और ये जो कोई भी कुछ बन सकता है, जैसे आज के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी को यदि देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है परिवार से नहीं आते। पहला प्रधानमंत्री के रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है जो है, तो पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी है, तो उनके जो है क्या उनके पुत्र हैं नरेंद्र मोदी? नहीं है। मतलब क्या है, लोकतंत्र में कोई भी जो है कि सत्ता में आ सकता है, और सत्ता का जो है एक जगह केंद्रीकरण नहीं होता है। तो इसके कारण से हम लोग देखते हैं भारत में जो है कि बहुत सारे पद होते हैं, जैसे कोई जो है कि स्वास्थ्य मंत्री है, कोई जो है शिक्षा मंत्री है, कोई जो है गृह मंत्री है, कोई जो है विदेश मंत्री है, कोई जो है प्रधानमंत्री है। इस प्रकार से अलग अलग सब है। और ये जब अलग अलग हो गए तो क्या है कि जो शक्ति जो है वो शक्ति क्या है, बटा है। जो रक्षा मंत्री है वो रक्षा को देख रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री है वो स्वास्थ्य को देख रहा है, जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा को देख रहा है, जो गृह मंत्री है वो देश का व्यवस्था को देख रहा है। अलग अलग कार्य को दिया जाता है। इसके बाद भी जो है कि और बांटा गया, और बांट कर और बढ़ाया गया कि हमारे देश में राज्य बनाए गए। तो भारत में कितने राज्य हैं अभी? 28। अब 28 राज्य जब है तो उसमें क्या 28 राज्य में क्या है, वहाँ पर भी जो है कि 28 राज्य में विधानसभा है, और हर विधानसभा में एक मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री भी होता है। वहाँ पर भी जो है कि आपका जो है स्वास्थ्य मंत्री होता है, वहाँ भी गृह मंत्री होता है, वहाँ भी शिक्षा मंत्री होता है। मतलब क्या है कि पहले हम लोग बांटे कहाँ पर, केंद्र में बांटे। केंद्र में क्या किया, शिक्षा मंत्री बांट दिए, स्वास्थ्य मंत्री बांट दिए, पर्यावरण मंत्री बांट दिए, रक्षा मंत्री बांट दिए, विदेश मंत्री बांट दिए, और अपने सारे ताकत को, शक्ति को, जो अलग अलग कार्य को, अलग अलग सबको जो है कि बांटने का कार्य किए। उसके बाद भी एक एक मुख्यमंत्री एक जो है कि शिक्षा मंत्री हर देश के जो है हर कोने को नहीं देख पाएगा, बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो हम लोगों ने 28 राज्य बनाया, और 28 राज्य में 28 शिक्षा मंत्री हो गया, 28 मुख्यमंत्री हो गया, मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री। और उसके बाद भी जो ये दो कर में बटे, शक्ति क्या हुआ, शक्ति का बंटवारा हुआ। पहले तो केंद्र के में बट रहा था, अब क्या है राज्य में बटा, मतलब विधानसभा में बट गया। उसके बाद भी जो शक्ति को और हम लोग बांटते हैं, और शक्ति को बांट के और कहाँ ले जाते हैं, पंचायत में ले आते हैं। पंचायत में ले आते हैं, जिसमें उसमें क्या होता है, मुखिया होता है, वार्ड होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है। इस प्रकार के जो है कि इसमें भी होता है। मतलब वहाँ पर भी हम लोग ने क्या किया, नीचे स्तर तक शक्ति को पहुँचाया। जो शहरी इलाका होता है वहाँ पर जो है नगर पालिका होता है, वहाँ पर क्या होता है, नगर पालिका होता है। और जो नगर पालिका होता है वहाँ भी जो है कि शक्तियों को बंटवारा ही किया गया। शहरी इलाका में नगर पालिका होता है, और ग्रामीण इलाका में पंचायत होता है, और पंचायत में मुखिया होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है, और क्या होता है, वार्ड होता है। तो ये क्या किए हम लोग जो है, बांटते हुए शक्ति को जो है केंद्र, फिर राज्य, फिर जो है क्या पंचायत तक पहुँचा दिए। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी कार्य जो है कि इस स्तर से हो जाए कि अंतिम इकाई जो है देश का, जो लास्ट वाला इकाई है, मतलब लास्ट में कोई व्यक्ति है, उस तक सारा चीज़ जो है पहुँचे, वो भी जो है भारतीय राजनीति में अपने आप को योगदान दे सके, वो भी जो है देश के लिए कार्य कर सके, वो भी जो है आगे बढ़ सके, वो भी जो है तीव्र गति से अपना विकास कर सके, वो भी जो है लोकतंत्र का हिस्सा हो सके। इसके कारण से जो है कि सारे लोग को सम्मिलित, और इसको यदि देखा जाए ध्यान से तो क्या हुआ, सत्ता का एकीकरण हुआ या बंटवारा हुआ, शक्ति का जो बंटवारा हुआ या एकीकरण हुआ। तो शक्ति का जो यहाँ पर क्या हुआ, बंटवारा हुआ। और जब हम लोग शक्ति का बंटवारा करते हैं तो काम जल्दी होगा या आसान से जल्दी होगा या कठिन पूर्वक होगा। तो हम लोग यदि देखा जाए तो जब हम लोग एक घर में 10 आदमी होता है, और 10 आदमी का खाना पीना
उसके साथ उसका कपड़ा धोना, उसका जो है चप्पल जूता सब धोना पोंछना, यदि कोई एक आदमी करता है तो काम उसको ज़्यादा पड़ता है या कम पड़ता है? ज़्यादा पड़ता है। ज़्यादा पड़ता है। और 10 आदमी है और 10 आदमी अपना अपना काम कर रहा है तो काम सरलतापूर्वक होता है या फिर जो है कि कठिनाई पूर्वक होता है? सरलतापूर्वक होता है। मतलब प्रधानमंत्री यदि सारा काम अकेले करें तो क्या कठिन कठिन होगा या सरल होगा? कठिन होगा। यदि उस शक्ति को बांट दे तो क्या वो सरल होगा या कठिन होगा? इसी कारण से सत्ता की साझेदारी किया जाता है कि सारे काम जो है सरलता पूर्वक हो सके। इसी कारण क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? इसी कारण जो है शक्ति का बंटवारा किया जाता है, मतलब सत्ता का बंटवारा किया जाता है। आगे बता। जैसे रोक नहीं करते हाँ पूछ। कॉलेज के डेटा उटा बंद करना है। हाँ तो आगे आगे देखते हैं। डायरेक्ट आखिया वो बंद कर। इसके बाद हम लोग जब यहाँ तक जब जाते हैं तो यहाँ से हम लोग का जो है कि समझ में आता है कि सत्ता का जो है कि बंटवारा यदि हम लोग करते हैं तो इससे क्या होता है? लाभ होता है। नुकसान होता है का? नुकसान नहीं होता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? सत्ता का जो है कि बंटवारा करना चाहिए, साझेदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब सत्ता की साझेदारी करना चाहिए। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग मतलब किसी एक, ना तो जो प्रधानमंत्री के पास ना है, ना ही एक राष्ट्रपति के पास सारा ताकत नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री के पास सारा ताकत है। ताकत क्या है? ताकत जो है कि बटा हुआ है, अलग अलग जगह में सबको थोड़ा 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 ताकत दिया गया है। ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना लोकतंत्र के काम काज के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर विधायिका का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है? यदि हम लोग यहाँ पर देखा जाए कि विधायिका का अर्थ क्या होता है तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं कि विधायिका का अर्थ क्या होगा तो विधायिका का अर्थ के बारे में जब हम लोग यदि सोचते हैं तो यहाँ पर जितने हम लोग का जो है सत्ता में जितने नेता हैं जो जीता हुआ है, जैसे मुख्यमंत्री है, जैसे प्रधानमंत्री है, जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक जो भी है जो जीता हुआ निर्वाचित है, जो चुनाव जैसे वोट होता है और वोट होने के बाद जो जीतता है उसे कहते हैं निर्वाचित, और जो निर्वाचित मतलब जो जीत गया वो सारे क्या कहलाएंगे? विधायिका। विधायिका क्या काम करता है? विधायिका काम करता है कानून बनाने का। विधायिका क्या काम करता है? कानून बनाने का। जैसे झारखंड का जो है कि मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। तो हेमंत सोरेन है तो वो क्या करते हैं वहाँ पर जो है कि विधानसभा में उन लोग क्या करते हैं? उन लोग जो है कानून बनाते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, कानून हटाने का काम करते हैं। मतलब जो कानून जनता के लिए लाभदायक होता है उसे बनाने का काम किया जाता है, जो जनता के लिए नुकसानदायक होता है उसे जो है हटाने का काम करता है। कौन करता है? विधायिका करता है। कौन करता है? विधायिका। यदि राज्य के स्तर में यदि कानून बन रहा है तो विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री, एमएलए जो है जो चुना हुआ है उन लोग के द्वारा किया जाता है। के लिए बन रहा है तो केंद्र सरकार। और यदि देश के लिए बन रहा है तो वहाँ पर जो केंद्र सरकार में जो है उसके द्वारा कानून बनाया जाता है। मतलब ये है विधायिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, या विधायिका का काम है जो गलत कानून है उसे हटाना। मतलब कानून बनाना, कानून हटाना, ये दोनों काम किसका है? विधायिका का। विधायिका जब कानून बनाता है तो उसको जो पालन करवाने के लिए भी कोई चाहिए। कार्यपालिका। तो पालन करवाने के लिए इस भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग हैं। जैसे देखा जाए तो पुलिस कर्मचारी लोग हैं, वो सरकार का काम को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीडीओ है, सीईओ है, एसडीओ है, ये सारे जो क्या करते हैं? सरकार के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मतलब सरकार ने कानून बनाया और उस कानून को लागू करने का काम किसने किया? पुलिस ने किया, एसपी ने किया, डीएसपी ने किया, बीडीओ ने किया, सीईओ ने किया।
ये सारे लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, कानून को पालन करवाने के काम या पालन करने का काम, जागरूक करने का काम क्या कौन करवाते हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका करवाते हैं। इन लोगों का कार्य दिया जाता है, वो कार्य को इन लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो कार्यपालिका का हिस्सा क्या है, वो कानून को जो है आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और आगे यदि देखते हैं हम लोग तो आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका कौन सा कार्य करती है? न्याय दिलाता है। न्यायपालिका काम क्या करती है कि जैसे पुलिस किसी को पकड़ के ले गई तो कहाँ लेके जाता है, उसको कोर्ट लेके जाता है। और कोर्ट जितने प्रकार के कोर्ट है वो सारे न्यायपालिका का हिस्सा है। अब क्या है, कोर्ट में यदि किसी को जो लेके गया है कोई व्यक्ति का, और वो जो है कि चोर नहीं है, और उसको जो है कानून चलता है, उसके बाद पता चलता है ये चोर है या नहीं है, फिर उसको बाय इज्जत बरी कर दिया जाता है, मतलब उसको छोड़ दिया जाता है। और यदि चोरी किया तो उसको जो है कि सजा दिया जाता है। तो ये कार्य करने का काम किसके पास अधिकार है? न्यायपालिका का। मतलब पहला क्या हुआ, विधायिका मतलब कानून बनाया, कार्यपालिका मतलब कानून को लागू किया, कानून को बताया, कानून को जो आगे बढ़ाने का काम कार्यपालिका ने किया। और यदि कानून में कहीं कम बेसी यदि हुआ, मतलब किसी ने कानून का उल्लंघन किया, तो उसको सजा देने का काम किसने किया? न्यायपालिका ने किया। मतलब एक ने कानून बनाया, दूसरे ने कानून को पालन किया, करवाया, और तीसरे ने यदि किसी कानून का उल्लंघन किया तो उसको जो है कि न्याय देने का काम किसने किया? न्यायपालिका ने किया। ये तीन जो है कि अति महत्वपूर्ण शब्द हैं जो भारतीय राजनीति में जो है किसी देश के लिए एक जो है स्तंभ की तरह होता है। ये जो है भारत पिलर, पिलर स्तंभ मतलब पिलर, मतलब ये जो है इसको जो है कि हम लोग कह सकते हैं पिलर है भारत का, जो है संविधान का, भारत का राजनीति का, भारत देश का विकास के लिए ये पिलर का काम करता है। जैसे एक घर में खड़ा करने के लिए आज के समय पिलर का सहारा लिया जाता है, उसी प्रकार देश को चलाने के लिए ये तीन जो है अति महत्वपूर्ण पिलर माने जाते हैं, अति महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। ये तीन अति महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता के विकेंद्रीकरण, मतलब क्या, सत्ता को बांटने का काम किया, सबको हिस्सेदारी मिला है, शक्ति को कौन किसको कौन सा कार्य जो है करना है। लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है, और ये करना क्या आवश्यक है या नहीं है, तो बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे। अभी जो हम लोग 3 अध्याय, जो पहला 3 अध्याय पढ़ेंगे उसमें सत्ता के बारे में जो है कि पढ़ाया जाएगा, और बहुत सोच विचार के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। और हम लोग जब पहला अध्याय जब पढ़ेंगे तो उसमें बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे और श्रीलंका को भी पढ़ेंगे। बेल्जियम के बारे में वहाँ की राजनीति, वहाँ की व्यवस्था के बारे में जानेंगे। श्रीलंका के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम लोग जो है कि क्या है, श्रीलंका की राजनीति और श्रीलंका की जो व्यवस्था है लोकतंत्र की, उस स्थिति को हम लोग जो है कि वहाँ पर पढ़ेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका के 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने की कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों है। हम लोग जब श्रीलंका के बारे और बेल्जियम के बारे जब पढ़ेंगे तो उससे हम लोग यहाँ पर जानकारी मिलेगा कि आखिर क्यों सत्ता की साझेदारी करना जरूरी है, बंटवारा करना जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग का समझ जो है बढ़ेगा। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्याय में की गई है। और उसके बाद हम लोग 2 अध्याय जो पढ़ेंगे उसमें जो है कि इसकी चर्चाओं को जो है कि बढ़िया से हम लोग पढ़ सकेंगे। तो देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका के 2 कहानियाँ हैं, जिसमें से एक कहानी की हम लोग शुरुआत करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यदि हम लोग विश्व को देखते हैं, पूरा विश्व को देखते हैं, तो उसमें महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। उसमें से एक महाद्वीप का नाम क्या है? यूरोप। जैसे हम लोग कौन सा महाद्वीप में रहते हैं? तो एशिया महाद्वीप में रहते हैं। एशिया महाद्वीप में रहते हैं। तो एशिया महाद्वीप में रहते हैं तो उसमें जो है कि सिर्फ क्या भारत एक देश है? नहीं है। मतलब क्या, भारत के साथ साथ और भी देश है। यदि हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं तो एशिया महाद्वीप में भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है कि नहीं, चीन है, म्यांमार है, ये सारे कंट्रियां हैं। इस प्रकार से और सारे देश हैं।
है या नहीं है? तो और है। इसी प्रकार यूरोप भी एक महाद्वीप है, और उस महाद्वीप में जो है क्या सिर्फ बेल्जियम ही एक देश है? नहीं है, मतलब और है। जो तो कौन है और है? तो वहाँ पर इंग्लैंड है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार के देश ग्रीनलैंड में वही है। वहाँ है। और ग्रीनलैंड भी है। और जो है यदि हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर जो बेल्जियम एक क्या है? एक देश है। जैसे भारत एशिया का एक देश है, उसी प्रकार यूरोप का एक देश कौन है? बेल्जियम। तो बेल्जियम जो है यूरोप का एक कितना बड़ा देश है? छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा, यदि हम लोग भारत में यदि 28 राज्य देखते हैं, उसमें से एक राज्य है जिसका नाम क्या है? हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा में जितना उसकी लंबाई चौड़ाई और जनसंख्या है, लगभग उसी तरह जो है बेल्जियम का भी लंबाई चौड़ाई और जनसंख्या है। भारत में जो हरियाणा राज्य है उतना बड़ा जो उसका देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल, मतलब जो लंबाई चौड़ाई जो है उस प्रकार से, क्षेत्रफल मतलब क्या है? जो जगह रहने का है उसको कितना है? छोटा है। रहने वाला जो जगह है कितना है? हरियाणा की तरह। हरियाणा की तरह। इसकी सीमा, जो सीमा क्या है? जैसे भारत की सीमा किस में लगता है? पाकिस्तान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है, नहीं। बांग्लादेश के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है, भूटान के साथ सीमा लगता मतलब है। कौन सी जो जो अंतिम सीमा का मतलब होता है जो देश खत्म होने के बाद दूसरा देश स्टार्ट हो जा रहा है, तो दोनों देश आपस में टच करता है। तो दोनों टच कर रहा है, तो ये जो टच करने का जो दोनों देश आपस में टच कर रहा है, तो टच करने का मतलब अलग होगा। तो टच कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं सीमा। तो भारत के सीमा से पाकिस्तान लगता है कि नहीं लगता है? अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल। पाकिस्तान लगता है कि नहीं लगता है? पाकिस्तान लगता है। लेकिन भारत के सीमा से अफगानिस्तान नहीं लगता है। अभी तक अफगानिस्तान नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग का जो भारत है उसमें एक क्षेत्र है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर जो है कि अफगानिस्तान से टच करता है, लेकिन वो ज़मीन हम लोग के पास नहीं है। वो ज़मीन किसके पास है? पाकिस्तान के पास। लेकिन हम लोग मानते हैं कि वो ज़मीन हमारा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगता है और अफगानिस्तान के साथ भी सीमा लगता है। भारत का सबसे लेकिन अभी वो ज़मीन हम लोग के पास, वर्तमान समय में वो ज़मीन हम लोग का पास नहीं है। जम्मू कश्मीर का कुछ भाग हम लोग के पास है और कुछ भाग हम लोग के पास नहीं है। उसको कब्जा करके रखा है। किसने कब्जा करके रखा है? पाकिस्तान। उस हिस्सा का नाम क्या है? POK। इसका मतलब क्या? पाक अधिकृत कश्मीर। उसको जो है कि कब्जा करके रखा है। इंडिया वाला PAK रखा है। और हम लोग का जो है कि जो जम्मू कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर बचा हुआ है। लेकिन माना जाता है कि हम लोग का वो जमीन है। तो जमीन है तो फिर क्या है कि हम लोग का सीमा रेखा किसके साथ टच किया? अफगानिस्तान के साथ। तो सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि हमारा सीमा रेखा जो टच होता है, जो सबसे ज़्यादा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। सबसे ज़्यादा हम लोग का सीमा यदि किसी के साथ टच हो रहा है तो किस? बांग्लादेश के साथ। वेस्ट बंगाल की हाँ तरफ है ना, तो हाँ, आने में से जम्मू कश्मीर बांग्लादेश के साथ टच होता है। और सबसे कम यदि टच होता है तो किसके साथ होता है? अफगानिस्तान के साथ होता है। उसको यदि मैप में देखा जाए तो समझ में आएगा कि बांग्लादेश जो है कि पूरब के साइड है, और पूरब के साइड है तो पश्चिम बंगाल से टच करता है, त्रिपुरा साइड से टच करता है, और इस तरह से घूम के जो टच करता है आंध्र प्रदेश से टच नहीं करता है, नहीं करता है। पश्चिम बंगाल से टच करता है। तो त्रिपुरा उसको जो मैप देखने से आपको जो समझ में आएगा कि किसके किसके साथ वो जो टच कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा यदि कोई टच कर रहा है तो कौन कर रहा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश किसके साथ टच कर रहा है? भारत के साथ सबसे ज़्यादा टच कर रहा है। और अफगानिस्तान जो भारत से सबसे कम टच करता है। तो ये दो प्रश्न जो है कि हो गए कि सबसे ज़्यादा भारत का सीमा रेखा से टच कौन करता जम्मू है। कश्मीर में वहाँ पर मतलब कि वहाँ तो पर भी प्रधानमंत्री तो बनाया जाता है तो क्या? अब जो है कि पहले जो होता था वो अलग बात है। जब तक 370 था तो वहाँ पर अलग कंडीशन का जो है कि स्थितियाँ होती थी जम्मू कश्मीर में। लेकिन 2019 में जो है जम्मू कश्मीर में क्या किया गया कि वहाँ से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। और जब हटा दिया गया तो जो पहले जो है जम्मू कश्मीर में अलग से एक झंडा होता था, अलग से एक संविधान होता था, अलग से एक जो है कि प्रधानमंत्री भी हो सकता था, होता था, अलग से कानून होता था, वो सारी चीज़ जो है रद्द होने के बाद 2019 से उसमें जो है एक ही झंडा, जो इंडिया का झंडा है वो जम्मू कश्मीर का भी झंडा है। जो भारत का संविधान है
वो जम्मू कश्मीर का भी है, लेकिन ऐसी स्थिति पहली नहीं थी। तो इसमें सुधार जो है कि आया है। ये भारत की अपनी बात है। तो बेल्जियम का भी सीमा रेखा जो है टच करता है। बेल्जियम जो है कि हरियाणा जैसा देश, हरियाणा जैसा राज्य का जैसा देश है। तो वहाँ पर इसकी सीमा यदि देखा जाए किसके किसके साथ यदि टच कर रहा है, तो यदि हम लोग देखेंगे कि आखिर बेल्जियम किसके किसके साथ जो है कि टच करता है, तो पहला जो इसका सीमा जो टच करता है वो फ्रांस के साथ करता है। इसका सीमा रेखा किसके साथ टच करता है? फ्रांस के साथ टच करता है। फ्रांस के साथ साथ इसका सीमा रेखा जो किसके साथ टच करता है, तो नीदरलैंड के साथ इसका सीमा रेखा टच करता है। नीदरलैंड जर्मनी के साथ भी टच करता है और लक्सवर्ग के साथ भी जो है कि टच करता है। किसका सीमा टच करता है? बेल्जियम का सीमा जो है कि आपका फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सवर्ग। मतलब कितना कंट्री हो गया? 4 कंट्री। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सवर्ग। हाँ ना, ये जो है कि देश का नाम लक्सबर्ग। ये 4 कंट्री जो है कि किसके साथ टच कर रहा है? बेल्जियम देश के साथ टच कर रहा है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। यदि आप किताब लिखा है उसके समय के अनुसार यदि देखा जाए तो वो बेल्जियम की आबादी कितना है? 1 करोड़ से थोड़ा सा अधिक। मतलब 1 करोड़ 1 लाख हो सकता है, 1 करोड़ 5 लाख हो सकता है, 1 करोड़ 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 करोड़ से अधिक, मतलब 1 करोड़ से अधिक बोला गया, थोड़ा सा अधिक तो 1 लाख 5 लाख 10 लाख कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो ये जो है कि बेल्जियम का यदि उसकी जनसंख्या यदि देखा जाए तो लगभग जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन भारत की जनसंख्या देखा जाए तो 1,21,00,000 2011 के जनगणना के अनुसार से 2011 जो है उस समय जनगणना किया जाता तो उस समय लगभग 121 करोड़ की जनसंख्या बताई गई थी। और 2021 में जनगणना होने वाला था। 10 साल के बाद में जो जनगणना होती है, तो 10 साल के बाद जो जनगणना होती है 2021 में, तो 2021 के समय जो है कोरोना वायरस चल रहा था। और जब कोरोना वायरस चल रहा था तो उस समय क्या हुआ? जनगणना हुआ ही नहीं। तो हम लोग जो है 2011 के अनुसार जो देखा जाए तो 121 करोड़ जनसंख्या है। और अभी बढ़कर जो है हो गया होगा 140 करोड़ या 135 करोड़, 45 करोड़, कुछ भी हो सकता है। जब गिना जाए 100 जो है 35 करोड़, मतलब 135 करोड़ का मतलब क्या है? 1 अरब 35 करोड़। 121 करोड़ मतलब क्या है? 1 अरब 21 करोड़। तो 1 अरब 21 करोड़ जो है 2011 के अनुसार था। लेकिन 10 साल से ज़्यादा हो चुका है तो जो है 121 करोड़ मतलब 1 अरब 21 करोड़ तो नहीं बचा होगा, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। तो 135 करोड़ हो सकता है, मतलब 1 अरब 35 करोड़, 140 करोड़ हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। उसकी जनसंख्या कब होगी? जब गिना जाएगा उस समय इसका जो है कि पता चलेगा। तो हो सके जल्दी गिना जाए तो पता चल जाएगा कि कितनी जनसंख्या जो है कि भारत की वर्तमान समय में है। लेकिन बेल्जियम की जनसंख्या देखा जाए तो उसकी कितनी है जनसंख्या? 1 करोड़ से थोड़ा सा अधिक। समझ में आया? नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। यदि हरियाणा का भी आबादी यदि देखा जाए तो उसका भी आबादी जो है कि बेल्जियम से क्या है? अधिक है, उससे ज़्यादा है। और बेल्जियम की जनसंख्या जो है हरियाणा राज्य से भी क्या है? कम है। यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। आधी मतलब क्या है? इसका 1 करोड़ है तो हरियाणा कितना होगा? 2 करोड़ होगा। 2 करोड़ होगा। जब किताब लिखा गया उस समय के अनुसार ये लिखा गया। तो आज के समय जो है कि हो सकता है हरियाणा का 3 करोड़ पहुंच गया हो गया, और बेल्जियम का आबादी जो है लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ पहुंच गया होगा। तो ये कुछ भी हो सकता है। इसको जो है अपडेट जब किताब किया जाएगा उस समय इसके आंकड़ाओं को देखा जा सकता है, या फिर आप लोग जो है अपना अपना खोज के देख सकते हैं कि जनसंख्या कितना बढ़ा कितना घटा। ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, जब दिन भर मोबाइल चला ही सकते हैं तो मोबाइल में एक बार टाइप करके देख भी सकते हैं, है ना, कि कितना जनसंख्या है। और जब यहाँ ध्यान नहीं है तो फिर क्या सवाल है वो नहीं पता चलेगा, और क्या पढ़ाए हैं वो भी पता नहीं चलेगा। तो ध्यान देने की जरूरत है। आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज में जातीय बुनावट बहुत जटिल है। वहाँ पर जातीय बुनावट जो देखा जाए तो वहाँ पर जो है कि बहुत जटिल है। आबादी तो बहुत कम है लेकिन जातीय बुनावट क्या है? बहुत अधिक है। देश की कुल आबादी का 59%
59% मतलब 59%, 59 मतलब 59% हिस्सा प्लेसियम इलाके में रहता है। प्लेसियम एक जगह है, जैसे झारखंड हम लोग का जगह है, झारखंड में बोकारो है, धनबाद है, जमशेदपुर है। उसी प्रकार से जो है कि बेल्जियम में एक जगह का नाम है जिसका नाम क्या है, फ्लेसियम, फेलिमिस, फेलिमिस, फ्लेमिस नाम है। क्या नाम है, फ्लेमिस। और उसमें जो है 59% मतलब 59% फ्लेमिश इलाके में रहता है। मतलब कौन रहता है, इंसान रहता है। कौन रहता है, इंसान रहता है। और जब इंसान रहता है तो बोलेगा भी, है कि नहीं, इंसान बोलता है कि नहीं बोलता है। तो इंसान है तो बोलेगा भी, तो कौन सा भाषा बोलता है, ये जो 59% लोग हैं वो भाषा बोलता है डच भाषा। कौन सा भाषा बोलता है, डच भाषा। 59% लोग कौन भाषा बोल रहा है, डच भाषा। कौन सा जगह में रहता है, फ्लेमिश में, फ्लेमिश में रहता है, 59% रहता है। और भाषा जब इंसान है तो कुछ बोलेगा भी, तो बोला तो कौन सा भाषा बोला, डच भाषा बोला। कौन सा भाषा बोला, डच भाषा। इतना याद रहेगा। शेष 40% लोग वेलोनिया, और जो है 59% लोग जब फ्लेमिश में है और डच बोल रहा है, तो 40% लोग और भी होंगे। मतलब 100% में और 40 जोड़ दो तो 99% हो गया। तो 40% लोग कहाँ रहता है, वेलोनिया में। कहाँ रहता है, वेलोनिया। वेलो, वेलो मतलब बेल, बेल का पेड़ से याद रख सकते हैं, वेलोनिया, वेलोनिया, वेलो, इसको तो वेलोनिया से याद कर सकते हैं। वेलो, इसको वेलो, लेवोनिस हाँ, क्या नाम था, फ्लेमिश। फ्लेमिश। वेलोनिया, वेलोनिया में जो है कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, 40%। तो जब उन लोग फ्लेमिश जो है कि 59% लोग रहता था, तो उन लोग भी भाषा बोलता था। कौन सा भाषा बोलता था, डच भाषा बोलता था। तो वेलोनिया में यदि वो रहेगा तो वो भी तो कोई भाषा बोलेगा। तो उसने कौन भाषा बोला, वो जो है कि फ्रेंच भाषा बोला। कितना प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा बोला, 40% लोग कहाँ रहा, वेलोनिया में। और कौन सा भाषा बोला, फ्रेंच भाषा बोला। कौन सा भाषा बोला, फ्रेंच। एक पहले बोला डच और दूसरा बोल रहा है फ्रेंच। अब जो 99% कंप्लीट हो चुका है, 40%, वेलोनिया में 59%, वेलोनिया में 40%, और जो है कि फ्लेमिश में 59%। जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 99%। 1% जो है कि बच गया। एक बोल रहा है कौन सा भाषा, डच भाषा, दूसरा बोल रहा है कौन सा भाषा, फ्रेंच भाषा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। जो बाकी जो बच गया वो भी तो कोई भाषा बोलता होगा, तो उसने भी भाषा को बोला। तो कौन सा भाषा बोला, जर्मन भाषा बोला। कौन सा भाषा बोला, जर्मन भाषा। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। जो उसकी राजधानी है वहाँ पर 80% लोग रहते हैं, और वहाँ कौन सा भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। समझ में आया। तो कौन कौन सा चीज़ हो गया, डच भाषा, फ्रेंच भाषा, और कौन सा भाषा, जर्मनी भाषा। ये 3 भाषा का वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस्तेमाल किया जा रहा है तो राजधानी में जो लोग रहते हैं वो राजधानी में कौन सा भाषा को ज़्यादा बोलता है। जैसे हम लोग झारखंड में रहते हैं तो झारखंड में कौन सा भाषा ज़्यादा बोलता है, हम लोग डच बोलते हैं, नहीं बोलते। झारखंड में यदि हम लोग रहते हैं तो हम लोग अधिकतम हम लोग खोरठा भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार जो है कि उसकी जो राजधानी है, किसका, बेल्जियम के, बेल्जियम की राजधानी में सबसे ज़्यादा भाषा यदि बोला जा रहा है, 80% लोग जो है कि वहाँ पर जो है भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन सा भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजधानी में जो रह रहा है 59% तो उसमें नहीं कंफ्यूजन, हम जो है कि जो बोले उसको तुम लोग ध्यान से सुनेगा तो समझ में आएगा। यहाँ तक समझ गया होगा, लेकिन समझ में तो आएगा नहीं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर हो गया 80% लोग कौन सा भाषा बोला, फ्रेंच। कहाँ पर रहता है वो, राजधानी में। तो राजधानी में रहता है तो कौन सा भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फ्रेंच भाषा का। 20% लोग जो राजधानी में रहता है वो कौन सा भाषा बोलेगा, एक भाषा बच गया, कौन सा भाषा बोलेगा, डच भाषा। जबकि कुछ एक खास इलाका है, कौन सा खास इलाका था, फ्लेमिश,
फ्लेमिश में जो है कि सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता था? डच भाषा। कितना प्रतिशत बोला जाता था? 59%। और जो है दूसरा जो बेलोनिया था वहाँ पर कौन सा भाषा बोला जाता था? फ्रेंच फ्रेंच भाषा। कितना परसेंट बोला जाता था? 40%। मतलब थोड़ा सा देखा जाए तो राजधानी में जो है कि ज़्यादा क्या बोला जा रहा है? डच। लेकिन फ्लेमिश में ज़्यादा क्या बोला जा रहा है? राजधानी है फ्लेंज में जो है कि सबसे फ्लेमिश में क्या बोला जाता है? डच भाषा अधिक बोला जा रहा है। समझ में आया? अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? सबसे पहला यहाँ पर सवाल आता है अल्पसंख्यक जिसकी मात्रा कम हो उसे हम लोग कहते हैं अल्पसंख्यक। तो वहाँ पर 80% लोग कौन सा भाषा बोल रहा था राजधानी में? फ्रेंच बोल रहा था। तो कम भाषा कौन बोल रहा था? डच बोल रहा था। तो डच भाषा जो बोलने वाले उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक। उसको क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक। और एक जो जर्मनी भाषा है, जर्मनी, वो भी जो है तो कम बोला जा रहा है, 1% बोला जा रहा है पूरा देश में, बेल्जियम में। तो उसको भी क्या कहा जाएगा? अल्पसंख्यक। उसको क्या कहा जाएगा? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का जो अर्थ अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। जैसे मान लो कहीं पर कोई जाति बनावट है ना, तो जाति यदि है और उस जाति के लोग कम हैं तो जिस जाति का लोग कम है उसको क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक। मान लो देश में जो है कि जैसे भारत देश में जो है कि जैन, बौद्ध, इनकी संख्या जो है कि कम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक। इसको भी क्या कहेंगे हम लोग? अल्पसंख्यक। तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा भी जो है कि बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। 20% जो है फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल हो रहा था राजधानी में, और उसमें जो जर्मन भाषा को तो कहीं दिखाया भी नहीं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक। कौन सा अल्पसंख्यक? भाषा अल्पसंख्यक। भाषा अल्पसंख्यक मतलब इसकी मात्रा, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। जो फ्रेंच भाषा जो बोलते थे, भले वो अल्पसंख्यक थे, भले उसकी भाषा बोलने वाले लोग कम थे, भले उसकी जो है कि ज़्यादा लोग भाषा फ्रेंच भाषा नहीं बोलते थे, लेकिन इनको जो समृद्धि की मात्रा में, पैसा के मामले में, मजबूती के मामले में, मतलब उसमें धन के मामले में आर्थिक रूप से संपन्न थे। आर्थिक रूप में मतलब धनवान थे। मतलब उसमें जो है कि भले उसकी भाषा का कम इस्तेमाल किया जाता था, भले उसकी भाषा कम लोग बोलते थे, लेकिन ज़्यादा यदि कहा जाए कि ज़्यादा 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 पैसा वाला आदमी, ज़्यादा ताकतवर आदमी, ज़्यादा पद वाला आदमी यदि कोई था, कौन था? वो फ्रेंच भाषी लोग थे। कौन थे? फ्रेंच भाषी। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। और जब मान लो कोई जैसे पड़ोसी में ही कोई जो है बहुत बड़ा गाड़ी लेके घूम रहा है, बहुत अच्छा सुंदर सा घर बना रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया सामान ला रहा है, बढ़िया बढ़िया चीज़ खा रहा है, तो उसके अड़ोस पड़ोस लोग क्या होते हैं? जलना शुरू हो जाते हैं, टेंशन में आ जाता है कि इतना इतना सारा संपत्ति इसके पास है और मेरे पास कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? टेंशन में आ जाता है। तो जो बाकी जो लोग थे, कौन भाषा वाला? डच भाषा वाला। 80% था राजधानी में बोलने वाला, 80%। लेकिन वो टेंशन में आ गया। कांचे का टेंशन में आ गया? वो टेंशन, हाँ ना, धनवान। इन लोग का जो है कि जो प्रगति था, उस प्रगति से इन लोग को दिक्कत होना शुरू हो, मतलब नाराजगी शुरू। इसके चलते 1950 मतलब क्या होता है? 1950 इंग्लिश में। और 1960 के दशक में, दशक मतलब होता है 10 साल जो होता है उसको कहते हैं दशक। शताब्दी मतलब 100 साल। जो 10 साल का अंतराल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दशक कहते हैं। 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। मतलब क्या है कि अब विवाद होना शुरू होगा, है ना। डच जो बोलने वाला और फ्रेंच जो बोलने वाला है, आपस में एक दूसरे को जो है कि अब जो है कि तनाव मतलब क्या है? एक दूसरे को देखकर जलन, पीड़ा, दुख, दर्द सब होने लगा। अब मतलब ये इसको नहीं देख पा रहा है, उसको नहीं देख पा रहा है, दोनों जो एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, हाँ ना। और एक दूसरे से अब लड़ाई भी करने लगे, गुस्सा करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, असंतुष्ट होने लगे। मतलब उसकी प्रगति से संतुष्टता जो है नहीं आने लगी। इन दोनों समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। मतलब उसकी जो राजधानी है वहाँ पर दिखा। हर चीज़ में जो लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो मेन जगह में होता है, तो वहाँ पर जो उसकी राजधानी है वहाँ पर उसका जो है कि दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोक संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। जो जनसंख्या था डच बोलने वाला राजधानी में, उसकी जनसंख्या ज़्यादा थी।
लेकिन उसकी समृद्धि देखा जाए तो कम थी। लेकिन फ्रेंच बोलने वाले की संख्या वहाँ पर कम थी, लेकिन उसकी समृद्धि देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादा था। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर अल्पमत थे। जो ज़्यादा भाषी वाले लोग थे, डच बोलने वाले लोग थे, उसकी समृद्धि कम थी। और जो क्या कहते हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले की जो है कि वहाँ पर बोलने की संख्या तो कम थी, लेकिन उसकी संपत्ति, धन संपत्ति जो है कि अधिक थी। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। मतलब ये कहानी था आपका बेल्जियम के साथ। बेल्जियम के साथ में हम लोग का बताया गया एक विशेष क्षेत्र है जिसका नाम क्या था? बेल्जियम। बेल्जियम में एक जगह था जिसका नाम क्या था, जहाँ पर 59% क्या बोला जाता था? डच भाषा बोला जाता। उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम क्या था? फ्लेमिश। फ्लेमिश में जो है 59% भाषा क्या इस्तेमाल किया जाता था? डच। वहाँ पर जो है डच बोला जाता था। और 40% लोग वेलोनिया में क्या बोला जाता था? फ्रेंच। फिर जो है राजधानी में जो है कि वहाँ पर जो है कुछ उल्टा हुआ। ब्रुसेल्स में जो है 80% लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच भाषा। और 20% लोग क्या बोलते थे? डच भाषा। 1% जो है पूरा देश में क्या बोलने वाले थे? जर्मनी भाषा। और जो जिसकी भाषा राजधानी में अधिक थी वो जो है संपन्न, धन संपत्ति के मामले में क्या था? कमजोर था। और जिसकी जो है कि संख्या कम था भाषा बोलने में, उसकी जो है कि संपत्ति सुख कितना था? ज़्यादा था। ये क्या था? यही समस्या। और यही समस्या के चक्कर में आपस में क्या हुआ, इन लोगों को लड़ाई झगड़ा की माहौल बनने लगा, तनाव होने लगा, और इन लोग जो है कि क्या हुआ, लड़ने के लिए तैयार। तो उस स्थिति में जो उस देश के लिए क्या कानून बनाया गया, क्या संविधान बनाया गया, किस प्रकार से लोकतंत्र को जो वहाँ पर आगे बढ़ाने का काम किया, इस काम को जो है क्या वहाँ पर किया गया। लेकिन अब हम लोग के पास जो है एक दूसरे देश की कहानी को लाया गया है जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। मतलब इसी प्रकार की स्थिति को हमने तुलना कर रहे हैं कहाँ पर? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका द्वीपीय देश है, मतलब वो पानी से घिरा हुआ देश है। हाँ, द्वीपीय। हाँ, जो तमिलनाडु के दक्षिण तट, भारत के यदि देखा जाए तो भारत के नीचे एक राज्य है जिसका नाम क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के नीचे दक्षिण में यदि देखा जाए, आगे बढ़ा जाए तो कुछ किलोमीटर यदि आगे बढ़िएगा तो वहाँ पर आपको जो है क्या मिलेगा? एक देश जिसका नाम क्या है? श्रीलंका है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। हम लोग बेल्जियम के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसकी आबादी कितना था? 1 करोड़ से थोड़ा सा अधिक। लेकिन यदि हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी आबादी कितना है? 2 करोड़। वो भी लगभग में 2 करोड़ है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जब किताब छापा गया था उस समय का 2 करोड़ है, तो हो सकता है भी बढ़ गया हो, यानी कि हरियाणा के बराबर। हरियाणा का आबादी जो है लगभग 2 करोड़ जब किताब छापा गया था उस समय। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिहलियों का है। वहाँ पर एक जनजाति लोग के लोग रहते हैं, जहाँ वहाँ पर जो है कि जो लोग रहते हैं उसका नाम रखा क्या गया है? सिहली। हम लोग के जो है कि बहुत सारे लोगों का सिहली होता है, लेकिन वहाँ पर सिहली जाति का लोग है। कहाँ पर? श्रीलंका में सिहली जाति के लोग हैं, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या 2 करोड़ 74% है। सिहली का मतलब उस जाति का नाम है। श्रीलंका में एक जाति रहता है, उस जाति का नाम सिहली है, और उसकी आबादी कितना है? 7.4। उसका कितना आबादी है? 74%, 74%। फिर तमिलों का नंबर आता है, उसके बाद क्या आता है? तमिल का नंबर। तो श्रीलंका में तमिल कहाँ से आ गया? तो क्या था, जब भारत गुलाम था, भारत गुलाम था कि नहीं? आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब आज़ाद होता है तब आगे जाकर संविधान बनता है और फिर जो है देश आगे बढ़ता है। लेकिन जब गुलाम था उस समय जो है तमिलनाडु के क्षेत्रों से बहुत सारे मजदूरों को उठाकर जो है श्रीलंका में ले जाया गया था। कौन लेके गया था? अंग्रेजों ने लेके गया था। और जब श्रीलंका में भी था, अंग्रेज जो है कि श्रीलंका को भी कब्जा करके रखा था, तो अंग्रेज जो है कि तमिल लोगों को कहाँ लेके गया है? श्रीलंका। और श्रीलंका में लेके गया तो उसको जो है भर भर के जहाज में भर भर के लेके गया। तो वहीं पर जो है कि क्या किया कि वहाँ पर ही शादी ब्याह किया, बाल बच्चा हुआ, और फिर श्रीलंका आज़ाद हो गया, भारत भी आज़ाद हो गया। तो श्रीलंका आज़ाद हो गया तो भी जो है कि वहाँ पर जो तमिल लोग वहीं पर रखे। भारत के जो तमिल लोग में से मुस्लिम भी गए थे,
हिंदू भी गए थे। तो वो सारे लोग कहाँ, जो श्रीलंका लेके गया तो वहीं पर उसका बाल बच्चा सब हो गया, वहीं पर उसका जो है कि परिवार हो गया, वहीं ज़मीन वहीं लेके वहीं पर जो रहने लगे। कहाँ पर रहने लगे? श्रीलंका में। श्रीलंका में। और अंग्रेज जो है कि श्रीलंका भी आज़ाद हो गया 1948 ईस्वी में। भारत भी आज़ाद कब हो गया? 1947 ईस्वी में। मतलब एक साल आगे। तो इससे जो देखा जाए तो वहाँ जब रहने लगा तो अब क्या आने का मन करेगा। तो तमिल लोग यहाँ से गए, इसी कारण से जो है उसको श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। मतलब भारत से ही गया है। और ले जाने का काम किसने किया था? अंग्रेज। अंग्रेजों ने किया था। कब किया था? जब भारत गुलाम था। काम था। क्यों लेके गया था? खेती कराने के लिए। काम खेती कराने के लिए, दास हाँ ना, बनाने के लिए। खेती कराने के लिए, अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने के लिए। तो तमिल नंबर में आते हैं जिसकी आबादी कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? 18%। कितना प्रतिशत वहाँ पर है तमिल लोग? तो वहाँ पर है 18%। तमिलों में दो समूह हैं, एक है श्रीलंकाई मूल की, मतलब जो श्रीलंका का जो खुद का जो तमिल है वो जो है कि श्रीलंका का भी अपना तमिल है। तो तमिल हर एक जो है वो तमिल जो है 13% है। कितना प्रतिशत है? 13%। जो कहाँ का है? श्रीलंका का ही है। अच्छा, और जो आया और जो भारत से गया, बाकी जो बचा भारत से। और हिंदुस्तानी तमिल औपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। किस लिए लेके गया गया था? बगानों में, बगान में गार्डन काम में करने के लिए। लिए। किसने लेके गया था? अंग्रेज। अंग्रेजों ने लेके गया था। भारत में लाए गए लोगों की संतान है, मतलब जो उस समय लेके गया तो उसका जो बाल बच्चा जो हुआ वो संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। श्रीलंका के मैप को यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर जो उसका जो उत्तर और पूर्वी प्रांत यदि देखा जाए, उत्तर और पूर्वी प्रांत, वहाँ पर जो है कि भारतीय तमिल लोग जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? तमिल लोग अधिक पाए जाते हैं। अधिकतर सिहली भाषी लोग बौद्ध हैं। जो सिहली भाषी जो बोलता है वो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म मतलब महात्मा बुद्ध को मानने वाले हैं। जो टकला रहता है। हाँ ना, महात्मा बुद्ध को जो मानते हैं उसको जो है बौद्ध धर्म को कहते हैं। और जो है कि जो जो सिहली भाषा को जो बोलता है वो किसको मान रहा है? महात्मा बुद्ध को ही मान रहा है। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू है। जो तमिल भाषा बोलता है उसमें से कुछ लोग कौन है? हिंदू है। और कुछ मुसलमान हैं। कुछ मुसलमान हैं और कुछ हिंदू है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का 7% है। और यदि श्रीलंका में यदि ईसाइयों की संख्या देखा जाए तो उसका प्रतिशत कितना है? 7% है। वे सिहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। मतलब जो ईसाई हैं वो तो गजब का निकल गया, वो सिहली भी भाषा बोल लेता है और तमिल भी बोल लेता है, मतलब दोनों बोल लेता है, उसको टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो हिंदू और मुसलमान जो भारत से गया वो कौन सा भाषा बोल रहा है? तमिल भाषा बोल रहा है। और जो श्रीलंका का जो अपना खुद का वो कौन सा भाषा बोल रहा है? सिहली भाषा बोल रहा है। लेकिन ईसाई लोग तो गजब का निकल गया, वो दोनों भाषा का बोल रहा है। वो सिहलियो बोल देता है और तमिलो बोल देता है, उसको कोई दिक्कतें नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है ना। तो वो जो है कि दोनों भाषाओं को आराम से जो है कि बोल पाता है। अब जरा सोचिए ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी, मतलब वो तो तुमको बता दिया इतना इतना ये सारा चीज़ है। और यहाँ पर सोचने के लिए बोला जाता है कि डच मतलब बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मनी भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। मतलब ज़्यादा भाषा है, ज़्यादा लोग हैं, तो उन लोग क्या चाहेंगे कि इन लोग का जो है कि इन लोग को जो है जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, जिस प्रकार से धन संपत्ति है, तो धन संपत्ति हम लोग पर बंटवारा किया जाए। इससे उनके बीच लड़ाई वो बढ़ जाएगी। और यदि किसी का धन संपत्ति बिना मेहनत का यदि मांगा जाए तो आसानी से देगा नहीं, तो फिर क्या होगा? दोनों के बीच में क्या होगा? तनाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। संभव था कि इससे बढ़ जाता और प्रोसेस में दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था। सिहली आबादी यदि देखा जाए तो उसकी बहुमत जो है, उसकी संख्या बल जो है श्रीलंका का जो है क्या है? वो ज़्यादा है। और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। और वो क्या कर सकते हैं? अपना मनमानी जो है, जो करने का इच्छा करे वो जो है कर सकता है। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। अब हम लोग देखेंगे कहानी का जो पहला पड़ाव है। अब हम लोग जो है कि देखेंगे कि आखिर इस देश में जो है क्या क्या हुआ, ये दोनों देशों में, इसके बारे हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें हम लोग जो है कि अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिर श्रीलंका के में बहुवाद के बारे में, बहुसंख्यकवाद के बारे में। उसमें हम लोग बात करेंगे जब तमिल ज़्यादा था, नहीं तमिल कम था, ईसाई था और सिहली था,
तो इन लोग के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, कैसा क्या हुआ, इन लोग किस प्रकार से वहाँ पर रहें, किस प्रकार से इन लोगों का बंटवारा किया, क्या कानून बना, क्या नहीं पड़ा, वो चीज़ हम लोग जो है कि अब इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद।